हेलो स्टूडेंट्स, हम मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर शुरू करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड टर्म सेकंड है, क्लास 10 है, सेशन 21 से 22 है जो चल रहा है हमारा। इसमें कुल क्वेश्चन जो है 14 है। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 सेक्शन में। पहले सेक्शन में ए पार्ट है जिसमें 6 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, तो 12 हो गए। एक क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस, ठीक है ना। तो उसमें ये कर लो, ये कर लो। ऐसे ही बी सेक्शन में जो है आपके 4 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के, तो 12 के पहले हो गए, तो 12 के 12। इसमें जो है आपके, अच्छा पहले पार्ट में जो है 2 चॉइसेस थी, इसमें जो है 1 चॉइस है। सी में भी 1 चॉइस है, 4 क्वेश्चन है उसमें भी, 4-4 मार्क्स के। इस तरह से टोटल क्वेश्चन जो है 14 क्वेश्चन हो जाएंगे। हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में इन्होंने एक एपी दे रखी है। एपी जो है ये है 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। इस तरह से ये एपी चल रही है। इसमें जो है 25वां पद ये दिया हुआ है A25, यानी 25वां पद माइनस A15। 25वें पद और 15वें पद का अंतर दे रखा है इन्होंने। वह अंतर मालूम करना है हमें, तो ये करना है। तो हम इसमें ऐसा करते हैं, सीधी सी बात है, 25वें पद मालूम कर लो, 15वां पद मालूम कर लो, दोनों को माइनस कर दो, है ना। अब फॉर्मूला होना चाहिए, हम जानते हैं सॉल्यूशन हल। हम जानते हैं एन टर्म कैसे निकालते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। ए एन बराबर होता है ए जमा n-1 और डी। ए जो है पहला पद है, डी जो है अंतर है उनका, सवार अंतर। तो ये अब यहाँ से आपको पहले A25 निकाल लीजिए। अच्छा, मैं और एक काम करता हूँ। ए दे रखा है मैं 6, डी दिया हुआ है, डी बराबर होता है A2 और माइनस A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। सही है। और जब एन, जो ये एन यहाँ लिखा होता है, तो अगर आपको A25 मालूम करना है तो एन यहाँ 25 होगा। यहाँ जो लिखा होता है वो, ए कितना है हमारे पास 6, एन कितना है 25, 1 तो 1 ही है, डी कितना है 3, 24 इंटू 3। हमेशा याद रखिए, पहले बॉडमास रूल से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। ये 78 आ गया। इसी तरह से हमें ये 15 निकाल लेते हैं, इन दोनों का ही तो अंतर मालूम करना है। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे तो ए तो 6 ही रहेगा, एन यहाँ ये है 15 माइनस 1, डी जो है आपको 3 दिया हुआ है, तो 6 प्लस 14 इंटू 3, तो ये आ गया 6, 14 42 होता है, ये बराबर आ गया 48। अब दोनों का अंतर हमें निकालना है, A25 माइनस A15, तो अंतर आ जाएगा इसका 78 माइनस 48, 8 में से 8 गया, 7 में से 4 गया 3। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है। इसमें इन्होंने एक और चॉइस दे रखी है, या वो कह रहे हैं अगर किसी 7वें पद का 7 गुना, किसी एपी के 7वें गुण का 7 गुना, यानी 7an, ये 7 7वां पद को 7 से गुणा कर रहा है, और 5वें पद को 5 से गुणा किया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आते हैं। ये कह रहे हैं 7वें पद को 7 से गुणा करो, 5वें पद को, ये साफ साफ में लिख देता हूँ, 5वें पद को 5 से गुणा करो, तो ये दोनों जो हैं बराबर आ जाते हैं। ठीक है। तो आपको इसमें ये बताना है कि 12वीं टर्म जो है कितनी होगी। ठीक है। गुड। आपको मालूम क्या करना है कि A12 जो है कितना होगा। A12 का मतलब है, यानी हमें बताना है A प्लस 12 माइनस 1 डी कितना होगा, यानी A प्लस 11 डी कितना होगा, ये आपको बताना है।
सही है। तो इन दोनों से हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो 7 फॉर्मूला तो आपके पास लिखा हुआ ही है। अब एक और ब्रैकेट आएगा तो इस ब्रैकेट को बदल देते हैं। ए प्लस ए हमेशा पहला पद होती है, एन कितना है 7 यहाँ लिखा होता है, -1 डी तो हमें पता नहीं। ठीक है, अब 5 को 5वीं टर्म से कर देते, 5 इसी फॉर्मूले में रख रहा हूँ मैं, कहाँ गया, ए प्लस 5 की जगह कितना आएगा, वो एन की जगह कितना आएगा 1, और डी तो डी है। यहाँ से हमारे पास आ जाता है 7, अभी जो है थोड़ा सॉल्व कर लें, प्लस 6d, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, ये 5 आ गया, ए प्लस 40। अब इसे खोलते हैं हम, तो ये आएगा 7a प्लस 42d, 742 होता है ना, बराबर आ गया 5a जमा 20d, 520 होता है। अब हम इसे हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो 7a माइनस 5a बराबर 7a माइनस 5a 20d माइनस 42d। ठीक है, सही है। 7a माइनस 5a बराबर 20d, 20d कहाँ से आया था हमारे पास, ये 520d, और प्लस, और ये 742 था इधर, तो ये आने के बाद 42 हो गया। तो यहाँ से आया आपके पास 2a बराबर कितना हो गया, ये 22d। ठीक है, 2 से दोनों भाग हो रहे हैं तो भाग कर दीजिए। a बराबर ये 22/2 हो गया ना, -11d, a बराबर -11d आ गया। और यहाँ से हमने निकाला a प्लस, ये -d इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास a12 जो है, ये मैंने निकाल दी थी ना पहले ही, a12 जो है वो 0 के बराबर है। तो ये जो है 12वां पद जो है वो कितना है, 0 है। ये हमारे पास हो गया पहले क्वेश्चन के दोनों हिस्से, दोनों पार्ट्स हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरे नंबर में क्वेश्चन में कह रहे हैं m का मान ज्ञात करिए। कब करना है हमें ज्ञान, कि द्विघात समीकरण दे रखी है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण दे रखी है मैं mx 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, कि इसके दो समान 0 होना चाहिए इसके, है ना, मूल जो है इसके दोनों समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों मूल समान जब होते हैं किसी को द्विघात समीकरण के, अगर जब d बराबर b² माइनस 4ac 0 हो। ठीक है, तो ये ए बी सी निकालने के लिए ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होना चाहिए, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5mx², 5mx और x x² आ गया, माइनस 6mx आ गया, प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं। a का मान हो गया 5m, जो x² के साथ होता है, कंपेयर हम कर रहे हैं इसे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो x² के साथ नंबर होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, जिसमें x नहीं होता, कांस्टेंट टर्म होती है, वो जो है c होती है। तो यहाँ x² के साथ 5m है तो ये हो गया, x के साथ -6m है, ये b हो गया, c जो कि कांस्टेंट है जिसमें x नहीं है वो 9 हो गया। अब मैं निकालता हूँ मूल बराबर समान कब होते हैं, जब
डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, ठीक है ना। मूल समान जो भी होंगे, ठीक है, जब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, तो यहाँ से आप लिखिए डी की वैल्यू, बी की वैल्यू लिखिए कितनी है, डी बराबर लिख देता हूँ, बी की वैल्यू है -6 -4, ए कितना है 5m, सी कितना है 9, 36m स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 में 180 m बराबर 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मूल जो है बराबर है तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, जो आ गया। यानी यहाँ पर देखिए क्या क्या है, दोबारा मैं उतार रहा हूँ, 36m की घात 2 है माइनस 180m है इज इक्वल टू 0। इसे आपको हल करना है तो ये देखेंगे कि इन दोनों का कॉमन क्या है, वो 36 कॉमन है, क्योंकि 36 पंजे 180 होता है, और दोनों जगह m है तो ये भी कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारा बचा m और यहाँ से बचा 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर 36m और x माइनस 5 तीनों जो हैं मल्टीप्लाई या गुणा हो रहे हैं। ये 0 जब ही होंगे जब इनमें से कोई ना कोई 0 हो, वरना मल्टीप्लाई करने पे गुणा करने पे कोई 0 नहीं होता जब तक कि उनमें से कम एक ना 0। तो 36 तो 0 है नहीं, हमें मालूम है, m या m माइनस 5 0 हो जाएगा, देयरफॉर इसलिए m 0 है। अगर m 0 नहीं है तो इसका मतलब है m माइनस 5 0 होगा, ठीक है। अब m अगर 0 होने जा रहा है तो देखो ये 0 इंटू एक्स 0 हो गया, इसे 0, ये 0 हो गया, इसे 0 हो गया, तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, वो 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि गलत बात है, इसलिए m 0 नहीं है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ गया m, इसलिए m इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर आ गया। m 0 नहीं है, m जो है 5 के बराबर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जो है, देखिए पहले फिगर बना दूँ। एक इन्होंने वृत्त बना रखा है, ठीक है, इसका ये केंद्र है और एक स्पर्श रेखा है और ये जो है त्रिज्या है। इन दोनों को इन्होंने मिला रखा है, जैसे फिगर बन रही है मैं वैसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ ये P, अब जो है इन दोनों को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ज़रा सा ये हाथ मेरा यहाँ पर टेढ़ा पड़ेगा, और लेकिन मुझे स्केल नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए ऐसे ही काम चलाते हैं। ये जो है ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, हाथ थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, स्केल वो नज़र नहीं आ रहा, ये आ गया। ये इस तरह की इन्होंने फिगर दे रखी है, ये इन्होंने यहीं पे ख़त्म कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्पर्श रेखा की कोई लंबाई नहीं होती। ये यहाँ m लिखा है, यहाँ a लिखा है, जो o लिखा है वो p लिखा है, और साथ में ये कह रहे हैं कि ये अगर r है तो ये 2r है, ठीक है। अगर 4 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये। तो आपको बताना है कि APB कितना होगा, ये पूरा कोण जो है कितना होगा, सही है। और फिर ये भी बताना है कि अगर हम AB को ज्वाइन कर मिला दें तो ये जो APB त्रिभुज आ रही है ये कैसी त्रिभुज है, ये बताना है। तो पहले तो हम इस कोण को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए देखो एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि ये जो OP है, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है। OP जो इसे लाइन है वो इसको 2 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटती है। ये 30 का तो
30 का होगा, यानी पूरा 60 का हो जाएगा, दुगना होगा इससे। ये 40 का है तो पूरा 80 का हो जाएगा ना, दुगना होता है, ये याद रखना एक तो मैं कोशिश ये मैं कर रहा हूँ कि OAP त्रिभुज लेकर ये कोण मालूम करता हूँ, तो जो भी आ जाएगा उसे 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज को, इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी। पहली बात आप ये देखिए कि OA और AP ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है। वो एक स्पर्श रेखा है और एक त्रिज्या है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा कैसी होती हैं, एक दूसरे पर लंब होती हैं। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो है एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो चीज देख सकता हूँ ना, अच्छा चलिए, तो यहाँ पर जो है OA त्रिज्या है, जो कि OA त्रिज्या है, और AP जो है ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है। ये आपका स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा, अब आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्श रेखा, मैं आपको थ्योरम दिखा देता हूँ कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती हैं। ठीक है ना, ये पढ़े आपने थ्योरम, 2 थ्योरम है आपका इसके अंदर कोर्स में, जो 2 थ्योरम है आपके। पहली थ्योरम तो ये है, पहली थ्योरम यही है कि स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती हैं। चलिए शुरू से देखना पड़ेगा कहाँ पर है। बहुपद 2 4 वाले रेखिक समान का सांख्यिकी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओहो रचना वृत्त, ये है 228 पेज पर आप देखेंगे, ये आपको दिया हुआ है कि इस के एक तो ये दोनों रिजल्ट इसमें यूज होंगे जो हम करेंगे। एक तो यह है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा बिंदु और ये बिंदु जो है से जाने वाली त्रिज्याओं पर लंब होते हैं। यानी पहला रिजल्ट तो आपको ये बता रहे हैं कि ये जो है त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा जो है। ठीक है, लाइए मैं पूरी थ्योरम लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले लिख देता हूँ यार ये थ्योरम ना, चलिए कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएगी थोड़ा। ये कह रहे हैं वृत्त के किसी बिंदु से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ये कह रहे हैं स्पर्श बिंदु, ये कौन सा होता है स्पर्श बिंदु, जहाँ पर ये जो है स्पर्श है ना, जहाँ ये इसको टच कर रहा है, छू रहा है ना, वो स्पर्श बिंदु कहलाएगा। स्पर्श बिंदु से जो यहाँ से जो है त्रिज्या जा रही है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंब होता है। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है
कि यहाँ ये जो अगर त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है तो ये एक दूसरे पर लंब होगी। तो ये मैंने पूरी थ्योरम लिख दी, वरना इतना काफ़ी है कि OP जैसे मैं लिख रहा था OP स्पर्श रेखा है और ये जो है OA त्रिज्या है, इसलिए ये जो है एक दूसरे पर लंब होंगी। तो ये आ गया, ये 90 डिग्री का है। अब लिखिए 90 डिग्री हमने प्रूफ, इसलिए कौन सा एंगल 90 का है, इसलिए एंगल कोण OAP 90 डिग्री हो गया। तो अब 90 डिग्री जब ये हो गया तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक तो ये भुजा लेनी पड़ेगी, एक ये भुजा लेनी पड़ेगी। ये एंगल हमें मालूम करना है। इस एंगल के सामने जो है, इस कोण के सामने जो है ये भुजा है, तो इसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है ना, सामने वाली भुजा। और जो 90 के सामने होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ण कहते हैं। तो लंब बटा कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है। तो इस तरह से त्रिभुज OAP में OA बटा ये लंब हो गया, OA बटा OP, ये है ना 90 के सामने OP, ये बराबर हो गया साइन थीटा। इसको नाम दे देते हैं, इसे थीटा लिख देता हूँ, ये वाला एंगल है साइन थीटा। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा आगे लिख दूँगा। तो ये आ गया OA जो है R आ गया, ये आ गया 2R और ये आ गया साइन थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा लिख देते हैं, थीटा इज एंगल APO। इस एंगल को मैंने थीटा का नाम दिया, ये वाला एंगल जो है यहाँ लिख दिया। तो R से R कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया, 1/2। जब R से R कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया 1/2। तो इस तरह से साइन थीटा जो है 1/2 आ गया, जिसका मतलब ये हुआ। अब साइन थीटा 1/2 कब होता है, वो आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 जो है 30 डिग्री का है, थीटा जो है 30 डिग्री का होगा जब ही इसकी वैल्यू जो है 1/2 आएगी। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 वैल्यू दे रहे हैं हमें, तो ये एंगल जो है 30 होना चाहिए ना, थीटा 30 होना चाहिए। तो हमने एंगल तो बता दिया जो ये पूछ रहे थे, ये एंगल ये पूछ रहे थे ना, कौन सा एंगल जो है, वो जो है क्या कहते हैं एंगल, ये बताइए एंगल APO। थोड़ा सा हमें बताना था ना एंगल, हाँ एंगल APB हमें बताना था, एंगल APB। APO तो ये आ गया। अब एंगल APO जो इसका देयरफॉर, इसलिए एंगल APB बराबर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एंगल जो है, ये कोण जो है, इसका APO का दुगना होगा। इसलिए एंगल APB बराबर कितना हो गया, 2 × 30 बराबर 60 हो जाएगा ये। तो इसका एक हिस्सा तो हमारे पास हो गया। अब उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और कह रखी, वो चीज़ ये कही है कि इस त्रिभुज के बारे में बताइए, ये त्रिभुज किस तरह की है। ये जो है ABP, ये त्रिभुज कौन सी त्रिभुज है ये, तो ये हम सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए देखो ये 60 का है, जो AP जो है कितने के बराबर है, PB के बराबर है। AB, AP और PB जो है, AB और PB, तो इसलिए दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। अब ये 60 का है तो इन दोनों का जोड़ 120 है, तो ये भी 60-60 के होगा, तो संभव त्रिभुज हो जाएगी। अब ये जो है इसका रिजल्ट, ये जो मैं रिजल्ट अब यूज़ करूँगा वो ये कि दोनों बराबर हैं। वो ये दिया हुआ है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो स्पर्श रेखाओं की यानी OP और PR जो है बराबर होंगी। ये मैं रिजल्ट यूज़ करूँगा। ठीक है,
ये मैंने यहाँ लिख लिया है। ये 60 का हमारे पास कोण आ गया है। अब लिखिए ये AP और BP, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। कहाँ बहज बिंदु, ये जो है हमारे पास स्पर्श स्पर्श रेखा इसलिए AP बराबर, रेखाएं लिख दो ना, रेखाएं, इसलिए AP बराबर BP। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं P बिंदु से, तो ये दोनों जो हैं बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर आ गई, ये दोनों AP और PB बराबर आ गई, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। एंगल PAB बराबर एंगल PB, इसलिए एंगल PAB बराबर एंगल PB, ठीक है। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज PAB में तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180। तो तीनों कोण लिख लेता हूँ। कोण PAB जो मैंने पहले ही मालूम कर लिया 60 का है। एंगल सॉरी, ये था एंगल, चलो अब तो ये लिख दिया मैंने, वो एंगल वो है एंगल APB। तो ये आ गया एंगल PAB प्लस एंगल PBA, वो जो हमने मालूम किया है वो है एंगल APB। एंगल APB इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि PAB बराबर है कोण PBA, ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 कोण PAB, है ना, एक PAB हो गया, एक PAB हो गया, प्लस 60 डिग्री बराबर 180। तो 2 कोण PAB बराबर 180 में से 60 घटाया तो 120 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा कोण PAB बराबर 60 डिग्री। अब क्या हुआ, सारे एंगल 60 के हो गए। कोण PAB बराबर 60, कोण PBA बराबर 60, और कोण, ये तो APB तो हमने सिर्फ पहले ही करा था, APB ये भी बराबर 60। तो जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण या तीनों भुजाएं बराबर हों तो समबाहु त्रिभुज रहती है। इसलिए त्रिभुज APB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, कौन सा हुआ ये क्वेश्चन हुआ 4, नहीं 3 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, वक्र क्षेत्रफल एक कोण का, एक शंकु का 12,320 है। क्वेश्चन नंबर 4, शंकु का कर्व सरफेस एरिया वो दे रखा है इन्होंने 12,320
सेंटीमीटर में है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको ये कट सरफेस मालूम होना चाहिए, ये होता है पाई आर एल, एल त्रिज्या को चाहिए, वो आपको दे रखा है 12,320 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या दिया है, इसकी त्रिज्या दे रखी है इन्होंने 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब ये वैल्यू देखना शुरू करते हैं। 22/7, आर की मान दे रखा है 56, एल अगर हमें मालूम हो जाए तो एल भी मालूम है, आर भी मालूम है, तो एच हो जाएगा। फार्मूला अभी बता दूंगा अगर आपको मालूम नहीं है। 12,320, 7 से काट दो, 7 8 56, ये आ गया 8 2 16, 176 एल बराबर 12,320, एल बराबर 12,320 बटा 176। अब देखो, इसे मैं पहले सबसे काट लेता हूँ, 11 से काट देता हूँ। इसकी वजह है 11 दूनी 22 था ना, तो 11 से जब 22 11 से कट रहा है तो ये नंबर भी 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 से 66, इसे काटेंगे तो 11 एकम 11 बचा 1, 13 हो गए। 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, ये 0 आ गया। अब आपको नहीं याद होगा या याद है तो आप छोटा छोटा करके काट लेना। मैंने 16 7 112 लिख दिया है, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है, अब हमें क्या मालूम है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। यहाँ से आप चाहते हैं एच स्क्वायर की वैल्यू, हाइट बतानी है ना इसकी ऊंचाई, तो वो आ जाएगी एल स्क्वायर, आर को इधर ले जाएंगे माइनस आर स्क्वायर। चलो वर्गमूल बाद में ले लेंगे क्योंकि ये तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो ये तो 70 आ गया हमने अभी निकाला, और आर जो है कितना है 56, ये आ गया। अब मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हल कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो ये बराबर आ गया हमारे पास 76 जमा 56, 70 माइनस 56, ये आपका आता है 6 और 5 7 12, ये आएगा 10 में 6 के 4 बचे 1। तो एच जो है इसका वर्गमूल आ जाएगा 126 गुणा 14। अब अगर आप देखो, ज़रूरी नहीं कि हम 2 से करें फिर 2 से करें। अब हमें मालूम है 14 9 126 होता है। अगर नहीं मालूम तो आपको फैक्टर वैसे ही बाकायदा करना पड़ेगा, और मालूम है तो 14 9 126, 14 इस वजह से लिखा है कि 14 यहाँ मौजूद है तो जोड़ा बन जाएगा। 14 9 126, 9 आ गए, 9 के भी फैक्टर कर लो, 3 × 3 × 14। तो जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो एक 14 का जोड़ा आ गया, एक 3 का आ गया, बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको ये कुछ करने में परेशानी आ रही है, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ ही रही है तो आप अपने तरीके से निकाल लीजिएगा इस स्क्वायर को। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिसेस गार्ग हैं, उन्होंने जो है उनके कुछ विद्यार्थी थे, उनके मार्क्स की एक टेबल बनाई, वो नीचे दी हुई है, मैं भी बना दूँगा। एक टेबल बनाई है और उनका मॉड निकाला, बहुलक निकाला उनका, जो कि आया 45। लेकिन उस टेबल में प्रिंट करते वक्त एक जगह खाली रह गई है, उस जगह पे बताना है बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये मैंने टेबल पहले ही बना रखी है, कहाँ पर है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ये तो 7वें क्वेश्चन की है, 6ठे की, 6ठे की और नीचे होगी 5वां क्वेश्चन। इसमें आपको ये दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, उसके बाद जो है ये मार्क्स है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 40 से 60, 60 से 80। जिन बच्चों ने 0 से 20 हासिल किए वो 5 बच्चे थे,
जिन्होंने 20 से 40 हासिल किए वो 10 बच्चे थे, जिन्होंने 40 से 60 वो हमें नहीं मालूम कितनी, वो जो है मिट गया। इन्होंने ऐसे डॉट डॉट दे रखे हैं, मैंने यहाँ F लिख दिया। और 60 से 80 जिन्होंने हासिल किए वो 6 हैं, और जिन्होंने 80 से लेकर 100 तक हासिल किए हैं माल आए हैं उनके मार्क्स, वो विद्यार्थी 3 हैं। तो हमें बताना है F का मान क्या होगा। अच्छा हाँ सॉरी वो रह गया। और इन्होंने दे रखा है बहुलक। बहुलक जो है वो दे रखा है 45, 45 दिया हुआ है, हाँ 45 दे रखा है। तो आपको F का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वर्ग अंतराल दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, बहुलक दे रखा है, ये F जो है मालूम करना है। इसके लिए देखिए बहुलक के लिए हमें सबसे पहले जो है वो मालूम करना पड़ता है कौन से वर्ग में बहुलक होगा, ठीक है ना। तो वो जो है आपके पास कौन सा है वो यहाँ, अच्छा अगर यहाँ भी मार्क्स दिया हुआ होता, मान लो 15, 16 चाहे 6, 7 जो दिए हुए होता, तो आप आसानी से बता सकते जिसकी सबसे ज़्यादा क्या होती बारंबारता होती, वही जो है आपका बहुलक उसी क्लास में होता। लेकिन यहाँ क्योंकि इन्होंने 45 दे रखा है, बहुलक इन्होंने कितना दे रखा है 45 दे रखा है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दूँ ज़रा कि अगर वैसे तो खैर आपको अगर कर रखा है तो याद होगा कि जैसे अगर आपको ये क्लास दे रखी है जैसे, तो इसमें जो है आप ये जो इस क्लास के अंदर ये बहुलक वर्ग कहलाता है। इस ये वाला 3 से 5 ये बहुलक वर्ग में जो है क्या बता रहा था मैं, हाँ बहुलक वर्ग जो है इसमें होगा। लेकिन यहाँ पर खुद ही इन्होंने बता रखा है कि 35 है, ये 45 है, तो वो जो है हमारे पास कहाँ ये 40, ये 20 से 40 है, इसमें ये नंबर नहीं होगा। 40 से 60 में नहीं होगा, 60 से 80 में नहीं होगा, 80 सिर्फ कहाँ होगा 20 ये 40 से 60 में, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले क्या निकालेंगे बहुलक वर्ग हल। ये बात समझ में आ गई ना, जो आपकी टेबल्स मैंने आपको दिखाई तो वहाँ तो आप देख के निकालेंगे कौन सी है। यहाँ इन्होंने बहुलक दे रखी है तो आप यहाँ इसमें देखेंगे कहाँ पर है, तो आप निकाल लीजिए पहले बहुलक वर्ग, क्योंकि बहुलक वर्ग निकालने के बाद ही जो है फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। याद है आपको फॉर्मूला? नहीं, बहुलक बराबर नो सॉरी बहुलक वर्ग बराबर वो है 40 से 50 का है 40 से 60, ठीक है। अब हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला जो है मैं लिख दूं ताकि फिर ये बता सकूं क्या चीज़ कहाँ पर है। बहुलक बराबर यानी कि मॉड कहते हैं इसे इंग्लिश में, बराबर L, अभी बताता हूँ ये L वगैरह क्या है, F1 माइनस F0 अपॉन बटा 2F1 माइनस F0 F2 और H, ठीक है। देखो L जो है जो बहुलक वर्ग है, जो बहुलक वर्ग है उसमें जो ये छोटा नंबर जो है वो होगा, ठीक है। F1 जो है ये बहुलक वर्ग जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, F0 से पहले वाले की और F2 इसके बाद की, और H जो है जो इनका डिफरेंस 40 और 60 का 20 हो जाएगा। ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े वहाँ देखने की तो आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। L बहुलक वर्ग की निम्न निचली सीमा है, यानी 50 से 60 है तो 50 होगी, जैसे हमारे पास 40 से 60 है तो 40 होगी। वर्ग अंतराल का माप यानी दोनों का फ़र्क, जो वर्ग जो आपके पास ये बहुलक वर्ग है उसका फ़र्क जो है जैसे 40 से 60 है यहाँ पर तो 20 हो जाएगा का माप, ये मानते हुए कि सभी खैर। F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें बहुलक कौन सा होगा बहुलक, अच्छा ये तो दूसरी तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो क्लास इंटरवल का नहीं है आपके पास। जैसे यहाँ देख लीजिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी ये है 23, तो ये है क्लास है ना, ये L यहाँ पे 14 हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा, और H जो है इनका फ़र्क 45 माइनस 35 10, ठीक है। और F0 जो है क्या है इससे पहले की क्लास है, और F2 जो है इसके बाद की क्लास है। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ L
बहुलक वर्ग की जो निचली सीमा है वो लेंगे, यानी L बराबर 40। F1 जो है इसी बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी जो है वो लेनी है, जो कि हमने F मान ली है। F0 जो है ये F1 से पहले की यानी 10, और F2 जो है इसके बाद की 6, और H जो है वो इन दोनों का डिफरेंस अंतर 60 - 40 बराबर 20। ये H लिखा हुआ है, पता नहीं। ठीक, तो अब फॉर्मूले में रख दीजिए। बहुलक बराबर, अच्छा बहुलक हमें मालूम है कितना है, 45, ये इन्होंने दे रखा है। L कितना निकाला हमने, 40, प्लस F1 कितना है मालूम ही नहीं, F ही तो मालूम करना है हमें, माइनस F0 कितना है 10, नीचे 2F1, F1 कितना है F, तो ये 2F आ गया, माइनस 10, और F2 कितना है 6, और दोनों का अंतर कितना आ गया, ये निकाला हमने 20। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। 45 - 40 पहले से ही माइनस कर लिया मैंने, अब यहाँ तो 40 तो चल गया। F - 10, 2F भी ऐसी रहेगा क्योंकि F नहीं मालूम, -16 बराबर 20। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ गया 5, और अगर परेशानी ना हो तो इस 20 को भी नीचे ले आओ, 5/20 बराबर F - 10, और नीचे आएगा 2F - 16। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसे जो सॉल्व करने का एक ही तरीका समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 से इसे मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10 F, 5 से 16 को मल्टीप्लाई किया, 16 पंजे 80। ठीक है, इज इक्वल टू 20 से किया 20F माइनस 200, 20 और 10 को मल्टीप्लाई किया। तो अब सॉल्व करते हैं, 10F माइनस 20F इज इक्वल टू -200, इधर ही है ना पहले से ही, और प्लस 180 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस। तो यहाँ से आपके पास आया -10F बराबर -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, F बराबर 20/10, और ये 2 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आंसर जो है 2 आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 16 पंजे 80, ओहो सॉरी, ये 80 लिखा था वो यहाँ कर दिया, ये 80 आ गया। तो यहाँ कितना आया हमारे पास, 120 आएगा। ये आया -120, ये आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 10, सॉरी 12 आ गया ये। तो F बराबर 12 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहे हैं रीतू की उम्र जो है, अगर रीतू की उम्र 5 साल कम होती, रीतू की उम्र अगर 5 साल कम होती जो उसकी उम्र है, तो देन व्हाट्स, जो उसकी इस वक्त उम्र, देन व्हाट्स रियली, तब जो है स्क्वायर ऑफ हर एज, जो उसकी जो 5 कम होने के बाद जो उसका जो स्क्वायर होता, उसका जो वर्ग होता, वो जो है 11, उसकी जो इस वक्त की उम्र है, वर्तमान एज जो है, उसके 5 गुने से 11 ज़्यादा होती। तो आपको बताना है उसकी वर्तमान एज जो है कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में ज़रा लिखूँगा, समझाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अभी शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतू की
हम मान लेते हैं, क्वेश्चन भी इसी की बात समझाऊंगा। मान लो रीतु की उम्र जो है, रीतु की आयु जो है हमने ले ली x वर्ष। ये वर्तमान एज है, वो लिखी नहीं मैंने, वर्तमान रह गया x वर्ष। ये मान लिया कि उसकी उम्र ये है, ठीक है, x वर्ष है उसकी एज। अब 5 साल पहले, नहीं, अगर उसकी उम्र 5 साल कम होती, 5 वर्ष कम आयु, x माइनस 5 हो जाती। अच्छा, एक चीज़ देखिए, कहीं कहीं मात्रा वात्रा की हो सकता है गलती हो जाए, जैसे मुझे वर्ष में याद नहीं आ रहा कौन सा शाह आता है, और ये मेरे पास इंग्लिश में लिखा है, तो ये चीज़ें आप ज़रा खुद सही कर लीजिएगा, कहीं हिंदी में मात्रा वगैरह की गलत हो जाए ना। थोड़ी हैंड राइटिंग भी आप देख रहे होंगे सही नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी लिखने की कम प्रैक्टिस है। 5 वर्ष कम आयु जो कह रहे हैं ना, 5 साल कम होती, तो 5 साल कम होती तो पहले x है, तो अब x माइनस 5 होती। अब कह रहे हैं इस उम्र का वर्ग, ये जो इस वक्त इसकी उम्र है, यानी इसकी उम्र का वर्ग का मतलब क्या हुआ, x माइनस 5। ये जो है इसका वर्ग जो है, जो उसकी वर्तमान एज है जो कि x है, इसके 5 गुने 5x, 5 गुना में से 11 ज़्यादा होती, ज़्यादा थी ना, एक मिनट, कहाँ गया 5 मोर देन, तो 11 11 मोर देन, तो 11 साल ज़्यादा होती। यानी जो इसकी अब उम्र है वो जो है उसका 5 गुना कर दें और फिर उसमें 11 जमा कर दें, तो जो इसका स्क्वायर करने पर आती है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो वो नहीं आया तो मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि रीतु की जो भी उम्र है, ये कह रहे हैं कि उस उम्र से उसकी उम्र 5 साल कम होती, तो 5 माइनस करना पड़ेगा और हम उसका वर्क कर देते, तो ये x माइनस 5, तो क्या होता है, ये बराबर हो जाती है जो उसकी वर्तमान एज है उसे 5 से गुणा करने पर और फिर उसमें 11 जमा करने पर के बराबर होती। अब इस इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा ना, इज इक्वल टू 5x प्लस 11, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये 2 पंजे 10 आ गया, माइनस 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 11। एक्स सही है, एक्स, अब मैं इसे तरतीब अरेंज करके लिख रहा हूँ। वो क्या है, पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, एक ये है और एक एक्स ये, फिर उसके बाद नंबर आना चाहिए, हमेशा इसका ख्याल रखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x, ओहो, एक्स स्क्वायर इन्हें जमा कर लेना, ये दोबारा लिखने से क्या फ़ायदा, माइनस 15x, इन दोनों को घटाया तो 14 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसे हम या तो फॉर्मूले से करें, है ना, ये मिडिल टर्म जो बीच की टर्म है इसको 2 टुकड़े करके करें, तो सबसे आसान वही नज़र आ रहा है, क्योंकि 14 जो है, 14 कम 14 15 होते हैं, है ना, तो -14 और -1 ले लेंगे, तो इसको इतना लंबा चलना, फार्मूला वगैरह लगाने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। -14x और -x, ये होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15x आ जाएगा, जमा करेंगे तो 14x आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं पहली 2 टर्म से, x माइनस 14, यहाँ क्योंकि माइनस है 1 लिख लो, माइनस कॉमन है तो अंदर के दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का ये माइनस हो गया, इसमें से फिर x माइनस 14 कॉमन आ गया और ये आ गया x माइनस 1, ये बराबर आ गया 0। यहाँ से हमारे पास आएगा, या तो देखो इन दोनों का गुण मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो दोनों 0 आ रहे हैं मल्टीप्लाई, और 0 कब आता है गुणा करने पर, जब उनमें से कम एक 0 हो, यानी या तो x माइनस 14 0 होना चाहिए, अगर ये 0 नहीं है तो x माइनस 1 का 0 होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमारे पास नतीजा निकलेगा x इक्वल टू 14 है या x बराबर 1 है। अब देखो x बराबर 1 है तो 5 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, तो माइनस में आ जाएगी, है ना, हो ही नहीं सकता हो तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 के संभव नहीं है, आप लिख सकते हैं
देयरफॉर x बराबर 14। तो आयु जो है उसकी कितनी होगी, 14 वर्ष। ये जो है उसकी आयु 14 वर्ष होगी। अगर चेक मतलब और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपका। ये कह रहे हैं अगर इसकी उम्र जो है 5 साल कम होती तो यानी कितनी होती, 9 होती। 5 साल कम होती तो उसकी उम्र 9 होती है ना। तो कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर वो कितना हुआ, 81 वर्ग इसका, वो बराबर होता जो उसकी अब उम्र है। अब उम्र कितनी है, 14, इसके 5 गुना, इसका 5 गुना तो वो 14 पंजे 70, उससे जो है कितनी 11 ज़्यादा होती। तो देखो ये भी 81 आ गया और ये भी 14 पंजे 70 और 1 11 81। तो इससे आपको शायद क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब बाकी जो है फिर कर लेंगे।